शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार स्वयं के परिवर्तन की उस रूहानी मशीनरी को समझने पर है जो विश्व परिवर्तन का आधार है। और इसकी शुरुआत बाबा ने बहुत ही सुंदर रूपक से की है, अपनी फुलवाड़ी के रूपक से। हाँ, बाबा कहते हैं कि वो अपनी फुलवाड़ी को देख रहे थे, हम सब फूल, और देख रहे थे कि हर एक फूल कैसा है, कितना खुशबूदार है, क्या सिर्फ रंग रूप वाला है या उसकी खुशबू दूर तक फैल रही है। चलिए आज के मंथन में गहरे उतरते हैं। मैं बाबा के पहले महावाक्य पढ़ती हूँ जो दिल को छू लेने वाला है। बाबा कहते हैं, बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे, कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर, लेकिन खुशबू के आधार पर नहीं। रंग रूप अर्थात सेंसिबल हैं और खुशबू वाले एसेंशियल हैं। मेजॉरिटी सेंसिबल हैं, एसेंशियल थोड़े हैं। दीदी ये बात मुझे अंदर तक भेद जाती है, सच कहूं तो। जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखता हूं तो मुझे लगता है मैं एक परफेक्ट सेंसिबल फूल हूं। अच्छा। अभी कल ही की बात है, हमारी एक बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग थी। अच्छा। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की, बहुत आत्मविश्वास से बात की, सारे सवालों के जवाब दिए, और मीटिंग के बाद सबने मेरी बहुत तारीफ की। कहा कि मैं बहुत सुलझावा और समझदार हूं। मतलब मेरा रंग रूप, मेरी बाहरी पर्सनालिटी एकदम परफेक्ट है। तो इसमें समस्या कहाँ महसूस होती है भाई? ये तो अच्छी बात है दुनियावी रीति से। समस्या तब शुरू होती है दीदी जब मैं उस मीटिंग रूम से बाहर आता हूं और अपनी कुर्सी पर अकेला बैठता हूं। हाँ। उस तारीफ के बाद भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक किरदार था जो मैंने निभाया। और असली बात तब सामने आती है जब कोई सहकर्मी सच में परेशान होकर मेरे पास अपनी कोई निजी समस्या लेकर आता है। हाँ। तो मैं उसे सेंसिबल सलाह तो दे देता हूं, पर मुझे अंदर से पता होता है कि मेरे शब्दों में वो शक्ति नहीं है, वो शांति की अनुभूति नहीं है जो उसे सच में सहारा दे सके। मतलब शब्द है, शक्ति नहीं है। हाँ, मुझे डर लगता है कि मैं सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला कागज का फूल बन के रह गया हूं, जिसमें कोई जीवन नहीं, कोई महक नहीं, वो रूहानी खुशबू, वो एसेंस, वो कहां से लाऊं? आपने कागज के फूल की बात की, ये बहुत गहरा और सटीक उदाहरण है। सोचिए, एक असली गुलाब और एक प्लास्टिक के गुलाब में क्या अंतर है? प्लास्टिक का गुलाब शायद देखने में ज्यादा परफेक्ट होता है, उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता, उसकी पंखुड़ियां कभी मुरझाती नहीं, वो हमेशा एक जैसा दिखता है, बहुत सेंसिबल है ना? सही बात है। पर उसमें जीवन कहाँ है? उसमें खुशबू कहाँ है? वो अपने मौजूदगी से वातावरण को बदल नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। जबकि एक असली गुलाब हो सकता है उसकी कोई पंखुड़ी थोड़ी मुड़ी हुई हो या उसका रंग उतना चटक ना हो, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी रूहानी महक पूरे कमरे को भर देती है। वो जहां होता है वहां अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये खुशबू आती कहाँ से है? ये उसके अंदर से आती है, उसके अपने स्रोत के साथ गहरे और निरंतर संबंध से। स्रोत के साथ संबंध से। हाँ, वो धरती से पोषण लेता है, जल से शीतलता लेता है और सूर्य से ऊर्जा लेता है। वो अपने सोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह हमारी रूहानी खुशबू, हमारा एसेंस, सिर्फ बाहरी सेवा की कुशलता या मीठे बोल से नहीं आती भाई। तो फिर? वो आती है अपने स्रोत, अपने रूहानी पिता शिव बाबा के साथ गहरे, सच्चे और निरंतर संबंध से। जब हम अमृत वेला में सचमुच उस एक से जुड़ते हैं, तब हम ज्ञान और गुणों की खुशबू से भरते हैं, जो फिर सारा दिन हमारे कर्मों में, हमारे बोल में और हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। मतलब पुरुषार्थ सिर्फ कर्म में कुशलता लाना नहीं है, बल्कि उस कर्म के पीछे की स्थिति को बनाना है। हाँ, सोर्स से कनेक्टेड रहना है। सोर्स से। जब तक जड़ें सूखी हैं, तो पत्तों पर पानी डालने से क्या होगा? तो आज का अभ्यास यही हो सकता है। हाँ, बताइए क्या चेकिंग रखें? आज का हमारा पुरुषार्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए उस रूहानी स्थिति को बनाए रखना है। चलिए हम सब एक चेकिंग का पॉइंट रखते हैं। आज हर किसी से बात करने से पहले, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पर, बस 10 सेकंड के लिए रुककर मन को बाबा की तरफ ले जाएंगे और ये स्वमान लेंगे कि मैं बाबा का खुशबूदार एसेंसफुल फूल हूं। बहुत सुंदर। देखते हैं इस छोटे से अभ्यास से हमारे व्यवहार की खुशबू में क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत सुंदर अभ्यास है दीदी, लेकिन ये खुशबू बनाए रखना ही तो असली चुनौती है। बिल्कुल। मेरे संकल्प तो सुबह गुलाब जैसे होते हैं, पर दिन खत्म होते होते कर्म तक आते आते मुरझा जाते हैं। और इसी से जुड़ी बाबा की अगली बात है। हाँ, बाबा हमारी परिवर्तन की मशीनरी की बात करते हैं।
बाबा, हम बच्चों से एक सवाल पूछते हैं। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को, जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। दीदी, सच कहूं तो ये सोचने और करने का अंतर ही मेरे पुरुषार्थ की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये मेरी रोज की कहानी है। अमृत वेला में डायरी में लिखता हूं, बहुत शक्तिशाली संकल्प करता हूं। आज क्रोध नहीं करूंगा, आज हर किसी में अच्छाई देखूंगा, आज हर परिस्थिति में साक्षी रहूंगा। उस समय लगता है कि बस आज तो माया पर विजय पक्की है। हाँ, सुबह सुबह तो यही लगता है। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूं, कल की बात बताता हूं, मेरे एक जूनियर ने रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अच्छा। जैसे ही मैंने वो गलती देखी, मेरे अमृत वेला के सारे संकल्प कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, चेहरे पे तनाव आ गया और मैंने उसे सबके सामने डांट दिया। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लगता है जैसे मेरी परिवर्तन की मशीनरी बहुत पुरानी और धीमी है। संकल्प का इनपुट तो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कर्म के आउटपुट तक पहुंचते पहुंचते बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, माया का वायरस उसे भ्रष्ट कर देता है। बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, एक खाली जगह है जहां मेरे अच्छे संकल्प दम तोड़ देते हैं। ये गैप हम सब अनुभव करते हैं भाई, और बाबा इस गैप को भरने का मंत्र का यंत्र भी बताते हैं। बाबा ने कहा, निराकार सो साकार। निराकार सो साकार। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये पूरी इंजीनियरिंग है। इसे एक सैटेलाइट के उदाहरण से समझें। सैटेलाइट? हाँ, एक सैटेलाइट जो साकार रूप में अंतरिक्ष में घूम रहा है, अपना काम कर रहा है, तस्वीरें भेज रहा है, मौसम की जानकारी दे रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से बेकार है, धातु का एक टुकड़ा मात्र है, अगर उसका कनेक्शन नीचे पृथ्वी पर बैठे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से टूट जाए। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, हाँ। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ही उसे शक्ति देता है, निर्देश देता है, उसकी दिशा तय करता है। अगर कनेक्शन 1 सेकंड के लिए भी टूट गया तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष का कचरा बनकर भटक सकता है। सही बात है। हमारी गलती ये है कि हम खुद को सिर्फ ये सैटेलाइट, मतलब ये शरीर समझ लेते हैं, और अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यानी निराकार आत्मा जो बाबा से कनेक्टेड है, उसको भूल जाते हैं। अरे वाह। निराकार सो साकार का मंत्र वो निरंतर सिग्नल है जो हमें याद दिलाता है कि मैं आत्मा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, इस शरीर रूपी सैटेलाइट के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। मैं इस मशीन की ऑपरेटर हूँ, मशीन नहीं। मैं ऑपरेटर हूँ, मशीन नहीं। ती वाला बटन दबता है तो गुस्सा नहीं, बल्कि आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति और प्रेम ही इमर्ज होता है, क्योंकि कंट्रोल ऑपरेटर के हाथ में होता है, मशीन के हाथ में नहीं। वाह। मैं शरीर नहीं, इस शरीर का ऑपरेटर हूँ, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ये स्मृति बहुत शक्तिशाली है। हाँ, चलिए इस वाइब्रेशन में कुछ पल बैठते हैं। मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इस शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन हूँ। दीदी, बाबा कहते हैं कि देह भान मिट्टी के बोझ जैसा है और भारी चीज कभी ऊपर नहीं उड़ सकती। बिल्कुल, उड़ान भरने के लिए हल्का होना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ पलों के लिए इस बोझ को उतारकर बिल्कुल हल्का, डबल लाइट फरिश्ता बनने का अनुभव करें। जी दीदी। अपनी आंखें बहुत प्यार से बंद कर लें, एक गहरी सांस लें, महसूस करें कि आप ये भारी शरीर नहीं है, आप एक चमकती हुई ज्योति, एक दिव्य सितारा हैं, इस शरीर के केंद्र में, भ्रिकुटी के मध्य में। अब धीरे धीरे इस शरीर के बंधन से, इस दुनिया की आवाज़ों से, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से अपने आप को न्यारा करें। आप हल्के हो रहे हैं, और भी हल्के, जैसे कोई पंछी सोने के पिंजरे से आज़ाद हो जाता है। कल्पना करें कि आप परमधाम की सुनहरी लाल रोशनी में पहुंच गए हैं। चारों ओर अथाह शांति है, सिर्फ शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस हैं। यहाँ कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ बाप का प्यार और शक्ति की किरणें आप पर बरस रही हैं। आप एक फरिश्ता हैं, जिसके पंखों पर कोई बोझ नहीं। आप डबल लाइट हैं। इस शांति और शक्ति को अपने अंदर समा लें। इस फरिश्ता स्वरूप की स्मृति को अपने साथ लेकर धीरे धीरे वापस आएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कंधों से कोई वजन उतर गया हो। इसी हल्केपन की स्थिति में रहकर जब हम कर्म करते हैं तो सोचने और करने का अंतर मिट जाता है। पर दीदी, कई बार मन के व्यर्थ सवाल इस हल्केपन को खत्म कर देते हैं। मन में क्यों का बोझ चढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सही तार छिड़ा। मुरली के एक और बहुत शक्तिशाली इशारे पर आते हैं जो बाबा ने विशेष टीचर्स को दिया, पर हम सभी के लिए है। अच्छा। बाबा कहते हैं टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यू भी ऐसी हो जाएगी, फुल स्टॉप। अर्थात राजा क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाते हैं। दीदी, ये क्यों तो मेरे मन का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे पक्का दोस्त दोनों है। ये बहुत उठता है। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ड्रामा में ऐसा मुश्किल सीन क्यों है, उस आत्मा का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा क्यों है। ये सवाल मुझे अंदर से शक्तिहीन कर देते हैं, जैसे मेरी सारी शक्ति खींच लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुझे राजा के बजाय प्रजा की कतार में खड़ा कर देता है, लेकिन इस प्रश्नवाचक चिन्ह को पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप में कैसे बदलूं? ये शक्ति कहां से आएगी? क्या सवाल पूछना ही गलत है? नहीं भाई, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल का इरादा क्या है ये महत्वपूर्ण है। इसे एक शक्तिशाली उदाहरण से समझें। बताइए। सोचिए, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है और एक नया कर्मचारी है जिसने अभी-अभी ज्वाइन किया है। ठीक है। नया कर्मचारी हर बात पर सवाल करता है। ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हैं, ये डेडलाइन क्यों रखी है, हम उस टीम के साथ काम क्यों कर रहे हैं। वो ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि उसके पास पूरी तस्वीर नहीं है। सही है, उसे सिर्फ अपना छोटा सा काम दिखता है। बिल्कुल। उसे कंपनी का 5 साल का विजन नहीं पता, उसे नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन सीईओ जिसके पास कंपनी का पूरा विजन है, जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव को समझता है, जिसके पास सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, वो क्यों नहीं पूछता, वो निर्णय लेता है और फुल स्टॉप लगाता है। वो कहता है ये करना है, फुल स्टॉप। हाँ, तो फुल स्टॉप की शक्ति अज्ञान से नहीं आती, बल्कि बड़ी तस्वीर को समझने और उस पर विश्वास करने से आती है। जब हम बाबा पर और ड्रामा के हर दृश्य पर पूरा निश्चय रखते हैं, तो हम हर छोटे, दर्दनाक या कंफ्यूजिंग दृश्य पर क्यों लगाना बंद कर देते हैं और साक्षी होकर उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हाँ, फुल स्टॉप का मतलब प्रश्नों को दबाना नहीं है, बल्कि निश्चय के आधार पर उनसे पार जाना है, उनका अतिक्रमण करना है। मतलब निश्चय की कमी ही क्यों को जन्म देती है। जब सीईओ पर भरोसा होता है तो कर्मचारी सिर्फ अपना काम करता है, सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल सही पकड़ा। तो आज के लिए हमारी चेकिंग क्या हो सकती है? आज जब भी मन में क्यों का व्यर्थ संकल्प उठेगा तो उसे एक कागज पर लिखकर उसके आगे एक बड़ा सा फुल स्टॉप लगाएंगे। और स्वमान लेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं ड्रामा का ज्ञाता हूं, फुल स्टॉप। बहुत सुंदर अभ्यास। ये सच में राजाई का अनुभव कराएगा। प्रजा की क्यू से निकालकर राजा के सिंहासन पर बिठा देगा। तो आज के इस गहरे मंथन में हमने समझा कि हमें सिर्फ सेंसिबल नहीं, बल्कि बाबा का इसेंशफुल, खुशबूदार फूल बनना है। हमने अपनी परिवर्तन की मशीनरी को निराकार सुसाकार के मंत्र से तेज करने का तरीका सीखा और फरिश्ते की तरह हल्का होने का अनुभव किया और क्यों के बजाय फुल स्टॉप लगाने की राजाई का महत्व जाना। हर एक पॉइंट अपने आप में एक संपूर्ण मुरली है दीदी। आज का दिन इन अनुभवों में रहने का है। हाँ, और जाते जाते सभी के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थियों की एक विधानसभा बनाने का इशारा दिया था, जो कहेंगे वही करेंगे के संकल्प पर चले। चलिए आज हम सब सोचें, अगर हमें आज अपने जीवन के लिए एक नया विधान बनाना हो, एक नया संविधान, तो उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होगा? बहुत गहरा प्रश्न है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति। ओम शांति।